हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। आज मैं साइंस के टॉपिक साउंड वेव पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो कि लूसेंट बुक के चैप्टर नंबर 12 है फिजिक्स के। स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। पहले हम लोग ध्वनि तरंगों के बारे में समझेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में साउंड वेव कहते हैं। उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन में आज हम लोग देखेंगे कि इस लेसन में हमें क्या क्या चीज़ की जानकारी मिलेगी। ध्वनि तरंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिषद मतलब क्या है कि ध्वनि तरंग 3 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट है: इंफ्रासोनिक वेव, ऑडिबल वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। इन तीनों का फिर हम लोग देखेंगे यूज, कि इन तीनों का यूज कौन कैसे करता है। फिर हम लोग समझेंगे ध्वनि की चाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं, जो कि 3 चीज़ में हम लोग देखेंगे। इसका भी 3 पार्ट है: सॉलिड में किस तरीके का साउंड आएगा, लिक्विड में किस तरीके का साउंड आएगा, और गैसियस में किस तरीके का साउंड आएगा। फिर देखेंगे ध्वनि का लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें इसका भी 3 पार्ट है। प्रबलता समझेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाउडनेस कहते हैं। फिर पिच समझेंगे, जो कि मोटा पतला आवाज़ कैसे किसका होता है ये समझेंगे। फिर क्वालिटी समझेंगे। फिर उसके बाद प्रतिध्वनि के बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में इको बोलते हैं। उसका फिर एग्जाम्पल समझेंगे कि आखिर इको कहाँ हम लोग किस तरीके का साउंड निकालते हैं। फिर लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे डॉपलर इफेक्ट, और उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। अब हम लोग साउंड वेव का फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें जानकारी मिलेगी। फर्स्ट टॉपिक है ध्वनि तरंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में साउंड वेव कहते हैं। यह तरंगे जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, उसे हम लोग कहते हैं साउंड वेव। साउंड वेव का मतलब क्या हुआ है? साउंड वेव को साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज उसका हम लोग 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हो गया आपका इंफ्रासोनिक वेव, दूसरा ऑडिबल वेव, तीसरा अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये जो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच जो साउंड है, यह साउंड को ह्यूमन सुनते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग सब लोग सुनते हैं। अब देखते हैं ध्वनि तरंगे की आवृत्ति परिषद, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। फर्स्ट पार्ट है हम लोग का इंफ्रासोनिक वेव, जिसे हम लोग कहते हैं आवर्तक तरंगे। अब ये इंफ्रासोनिक वेव होता क्या है? तो ये 20 हर्ट्ज से कम सुनने वाले साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। अब 20 हर्ट्ज से कौन कम सुनता है साउंड? तो आपका एग्जांपल हो गया फ्रॉग, स्नेक, एंट, फिश, पेंगुइन, बैटल विल्स। ये सब क्या है? ये 20 हर्ट्ज से कम साउंड सुनते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि स्नेक के करीब आप जाते हैं तो स्नेक भागना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या है, उसका साउंड कम है, इस वजह से उसे पता चल गया, वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। तो इंफ्रासोनिक वेव का मतलब क्या होगा कि जो 20 हर्ट्ज से कम सुनने वाला साउंड है, उसे हम लोग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप लोग देखें, फ्रॉग है, स्नेक है और सब etc। अब इसका इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम का साउंड हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अब इसका फिगर कैसे बनेगा? तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि इंफ्रासोनिक वेव किस तरीका का बनता है। अब नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज का सेकेंड पार्ट देखते हैं, ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव का रेंज क्या है? फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जो कि मनुष्य सुन सकता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑडिबल वेव। अब अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है? जो 20,000 से ऊपर वाले को सुन सकता है, उसे मनुष्य नहीं सुन सकता, उसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अब अल्ट्रासोनिक वेव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि चिड़िया, डॉल्फिन, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड सुन सकता है। अब इस फिगर में आप समझ सकते हैं कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है और अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं।
तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज हम लोग कर सकते हैं संकेत भेजने में, कर सकते हैं पहला तो। फिर दूसरा क्या है कि समुंदर की गहराई कितना है उसका पता लगाने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। फिर तीसरा क्या है कि जो कारखाना में जो चिमनी में कालिख होता है उसको हटाने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कपड़ा, कीमती कपड़ा हो या वायुमान हो या घड़ी की पूंजी को साफ़ करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। उसी तरीके से फिर दूध के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक का यूज हम लोग रोग में भी करते हैं। गठिया का रोग अगर है तो अल्ट्रासोनिक वेव से हम लोग को पता चलता है, या ट्यूमर का भी पता लगता है अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से। तो ये सब था क्या अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं ध्वनि की चाल, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्पीड ऑफ साउंड। अब इस पे हम लोग देखते हैं कि सॉलिड में क्या स्पीड रहता है साउंड का, फिर लिक्विड में क्या स्पीड रहता है साउंड का, और फिर गैसियस में क्या स्पीड रहता है साउंड का। तो ये चीज़ को हम लोग समझते हैं। यह परिस्थिति इलास्टिसिटी और घनत्व पे निर्भर करता है, मतलब कि ध्वनि का चाल हमेशा आपका इलास्टिसिटी या घनत्व पे डिपेंड करता है। अब इसका हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक किस में होता है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है। तो सबसे पहले ठोस में होता है जिसे हम लोग सॉलिड कहते हैं, फिर दिव्य में होता है जिसे हम लोग लिक्विड कहते हैं, फिर गैसियस में होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ध्वनि की चाल का स्पीड क्या है सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस में। तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर सेकेंड। जल में क्या होती है ध्वनि की चाल 1483 मीटर सेकेंड। लोहे में ध्वनि की चाल क्या होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका तीनों दिया वायु में, जल में, लोहा में, इसका स्पीड बताया गया है कि आपका सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा और गैसियस में किस स्पीड से साउंड जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब ध्वनि की लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसको हम लोग समझते हैं। प्रबलता या तीव्रता मतलब कि लाउडनेस या इंटेंसिटी, इसको पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक है प्रबलता या तीव्रता, जिसे हम लोग लाउडनेस और इंटेंसिटी कहते हैं। अब तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमे या तेज सुनाई देती है। मतलब क्या है कि इसका आपको जो साउंड सुनाई देता है ज़ोर से या स्लो, ये इसके वजह से, प्रबलता के वजह से सुनाई देता है। अब इसका जैसे कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम लोग किस चीज़ के इस्तेमाल करते हैं, बेल का, और उसका छोटा मात्रक क्या होता है ऐसा यूनिट के रूप में, तो डेसिबल होता है। अब 1 डेसिबल बराबर कितना होता है, बेलन बटा 10। अब साधारण जो बातचीत का ध्वनि है वो कितना डेसिबल का होता है, 30 से 40 डेसिबल का। अब जेट विमान में जो कितना उसका स्पीड होता है तो वो आपका 140 डेसिबल का होता है। मिसाइल जो होता है उसका साउंड कितना होता है 180 डेसिबल। अब जो कारखाना में होता है साउंड वो 100 डेसिबल का होता है। तो ये क्या है आपका बताया जा रहा है कि कितना साउंड में आप लोग सुनते हैं। तो ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, किस तरीका का इसका फिगर बनेगा। तो ये आपका है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मैच नंबर का प्रयोग, मैच नंबर का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, ये किससे संबंध है, मैच नंबर का संबंध है विमान से। मैच नंबर का प्रयोग भी विमान में होता है। अब यदि मैच नंबर 1 से अधिक हो तो वो पिंड की चाल सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैच नंबर 5 से अधिक हो तो पिंड की चाल हाइपरसोनिक कहलाती है। अब मैच नंबर को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वायुयान की चाल बटा ध्वनि की चाल करेंगे तो हम लोग को मैच नंबर पता चल जाएगा। फिर आगे देखते हैं, लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं तारत्व, इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं पिच। इस लक्षण में ध्वनि को मोटा या पतला कहा जाता है। मतलब कि जो आपको साउंड सुनाई देता है, आप बोलते हैं ना कि मोटा साउंड आ रहा है, आप बोलते हैं पतला साउंड आ रहा है, तो यह पिच के वजह से होता है। यह आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। आवृत्ति मतलब क्या कि फ्रीक्वेंसी, अब आदमी का बोलने का जो तरीका है वो धीरे बोलता है या उसका साउंड आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा है,
तो वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, उसी को हम लोग तरत्व कहते हैं। अब ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तरत्व अधिक होगा, मतलब क्या कि अगर आपका साउंड अधिक है तो आपका पिच भी अधिक होगा। कम होने पे, कम आवृत्ति होने पे आपका तरत्व कम होगा। अब तरत्व का कुछ उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि मच्छर के बच्चों और लेडीज़ की पतली आवाज़ तरत्व अधिक होने के कारण होता है। मतलब कि जो मच्छर का छोटा छोटा बच्चा होता है और लेडीज जो होती है उसका आवाज़ हमेशा पतला सुनाई आपको देता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका तरत्व मतलब कि उसका पिच क्या है, अधिक होने के कारण आपको उसकी पतली आवाज़ सुनाई देती है। उसी तरीक़े से मेल का क्या होता है, जो पुरुष लोग होते हैं उनका मोटा आवाज़ सुनाई देता है। तो वो क्यों होता है, तरत्व कम होने के कारण आपको उनका मोटा आवाज़ सुनाई देता है। उसी तरीक़े से शेर के दहाड़ने से तीव्र ध्वनि है लेकिन उसका पिच कम है, जबकि मच्छर की ध्वनि कम होती है पर पिच अधिक होती है। तो मतलब यहाँ क्या है कि आपका शेर का दहाड़ है तो उसका तीव्रता क्या है, बहुत जोर के ध्वनि सुनाई देता है, लेकिन उसका क्या है कि पिच बहुत कम है। उसी तरीक़े से मच्छर का ध्वनि कम होता है लेकिन पिच उसका क्या होता है, अधिक होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, उसका अधिक होता है। तो ये सब एग्जाम्पल है, मच्छर का हो गया, लेडीज़ का हो गया, मेल का हो गया, शेर का हो गया। ये सब का क्या है, लेडीज़ का पिच जो है वो अधिक होता है और इसी कारण उन लोगों का आवाज़ पतला हम लोग को सुनाई देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं। हम लोग थर्ड पार्ट को समझते हैं, गुणवत्ता, जिसे हम लोग क्वालिटी कहते हैं। अब यह कैसे पता चलता है किसी का क्वालिटी अच्छा है, जैसे वॉइस क्या होता है, किसी का आपको लाउड सुनाई देता है, किसी का आपका साउंड थोड़ा धीमे सुनाई देता है, तो वो क्वालिटी हम लोग कैसे पकड़ते हैं। तो ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता मतलब क्या कि लाउडनेस तथा समान तीव्रता मतलब आपका क्या पिच की ध्वनि में अंतर का प्रतीत होता है, उसे हम लोग गुणवत्ता कहते हैं, क्वालिटी। उसी को हम लोग क्वालिटी कहते हैं। जब आपको ये समझ में आने लगता है कि इसका साउंड बहुत ज़्यादा है, इसका साउंड बहुत कम है, तो उसी को हम लोग क्वालिटी कहते हैं, गुणवत्ता। अब आगे देखते हैं प्रतिध्वनि, जिसे हम लोग इको कहते हैं। अब इको का प्रतिध्वनि हम लोग देखते होंगे, इस फिगर से आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जब पहाड़ पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक साउंड निकालते हैं जो टकरा के फिर पहाड़ से क्या होता है कि हम लोग को फिर रिटर्न आता है, उसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग इको कहते हैं। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी ढांचे या टावर या पहाड़ से टकरा के परिवर्तित होता है तो इसी परिवर्तन ध्वनि को प्रतिध्वनि हम लोग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि आपका जो साउंड जो आप निकाले वो पहाड़ या किसी कहीं पे से टकरा कर आपको फिर रिटर्निंग साउंड सुनाई देता है, उसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। अब कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, इसका प्रभाव हम लोग को 1/10 तक रहता है। ध्वनि के अपरिवर्तन के कारण दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देता है। अब आप लोग सुनते होंगे कि रात में ज़्यादा साउंड सुनाई देता है और दिन में नहीं सुनाई देता। इसका मतलब क्या है कि उसका जो मतलब कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो है, इसी की वजह से रात में साउंड ज़्यादा सुनाई दे रहा है हम लोग को और दिन में नहीं सुनाई देता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, डॉपलर इफ़ेक्ट को समझते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा डॉपलर इफ़ेक्ट है। डॉपलर इफ़ेक्ट किससे संबंध है, तो ध्वनि से संबंध है। डॉपलर प्रवाह के कारण रेल का इंजन में जो सीटी बजते हुए श्रोता के निकट आता है तो अधिक आवृत्ति से सुनाई देता है, और जैसे ही दूर जाता है ध्वनि मोटा और कम आवृत्ति से सुनाई देता है। तो इसका क्या मतलब, जैसे कि आप देखते होंगे कि स्टेशन पे जब आप खड़े होते हैं तो स्टेशन पे जैसे ट्रेन आता है तो आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज उसका ज़्यादा सुनाई देता है, बहुत ज़ोर से साउंड उसका सीटी का सुनाई देता है। जैसे जैसे फिर वो दूर चला जाता है तो उसका साउंड क्या होता है, मोटा होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। तो यहाँ आवृत्ति का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से। इस ट्रेन में देख सकते हैं वो सीटी जो बजता है आपका। तो डॉपलर इफ़ेक्ट का मतलब क्या होगा कि
जब फ्रीक्वेंसी जैसे श्रोता के नज़दीक आएगी तो आपको वह ध्वनि बहुत तेज़ सुनाई देगा। जैसे वो दूर चला जाएगा तो वो वही ध्वनि फिर आपको मोटी और कम होते हुए सुनाई देगी। यही हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।